निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण कुछ एनवायरमेंटल एक्ट एंड पॉलिसीज़ पे डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, जिसमें हम हमारे जितने भी 1972 का जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ वहाँ से लेके 2019 तक जितने भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय हमारे अधिनियम हैं, कुछ पॉलिसीज़ आई है, उन पे एमसीक्यू के फॉर्म में चर्चा की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को। ये देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण पर प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में चर्चा की गई। दूसरा, भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रावधान किए। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आपने जरूर पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में इसके बारे में, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। जैसा कि आप इसमें लिखा है कि वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण पर प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में चर्चा की गई। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि तभी से इस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही 5 जून, जिसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को तभी से हम किस रूप में मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके साथ साथ जो सेकंड स्टेटमेंट है कि भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रावधान किए, बिल्कुल सही है। और ऐसे प्रावधान हमने कब किए, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1976। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संविधान का अनुच्छेद 49A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 51A वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा एवं संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव का प्रावधान करता है। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। इसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद 49A, नहीं, ये प्रावधान, कौन सा प्रावधान, जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का जो प्रावधान है, ये 49A नहीं है स्टूडेंट, ये 48A है ये हमारे संविधान का। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। दूसरा, इसमें लिखा है संविधान का अनुच्छेद 51A वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा एवं संवर्धन और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का प्रावधान करता है। ये प्रावधान 51A में नहीं है। जो ये प्रावधान है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा, ये प्रावधान है 51AG। ये मौलिक कर्तव्य है हमारा, वहाँ इसका प्रावधान किया गया है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। चलते आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची 3 से 6 के बीच पादप प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। दूसरा, अधिनियम में वर्ष 1982
वर्ष 1986, 1991 और 1993 में संशोधन किए गए। तीसरा, अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन के लिए भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाता है। आपको बताना है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 2 सेकंड का और समय है, बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है। इसमें लिखा है इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां है, बिल्कुल सही है। 1 से लेके 6 तक इसमें अनुसूचियां है, लेकिन इसमें लिखा है कि जिसमें अनुसूचित 3 से 6 के बीच पादप प्रजातियों का क्या है, संरक्षण का प्रावधान है। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो प्रावधान है, जो शेड्यूल 1 से लेके 5 तक, इसमें प्रावधान है फौना का, जंतु जगत का, और जो इसकी शेड्यूल 6 है उसमें जो प्रावधान है वो है फ्लोरा अर्थात वनस्पति जगत का। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग। दूसरा, अब इसमें लिखा है कि अधिनियम में वर्ष 1982, 86, 91 और 93 में संशोधन किए गए, बिल्कुल सही है, ये इस प्रकार के संशोधन किए गए। और मैं आपको बता देता हूं कि जो इसमें शेड्यूल 6 है, जिसमें शेड्यूल 6 ये है जिसमें हमने स्पेसिफिक प्लांट की जो स्पीसीज है, स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज है, मतलब विशेष ऐसी प्लांट की पौधों की प्रजातियां जिनको संरक्षण दिया गया है, स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्शन दिया गया। कब? इसमें जो WPA में जो हमने अमेंडमेंट किया था, और वो अमेंडमेंट किया था 1991 में। ठीक है। अब जो तीसरा है, अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन के लिए भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगर इसमें हम अधिनियम में संशोधन करना चाहते हैं तब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा एक इसमें विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाता है, तभी इसमें संशोधन होता है। वो इसमें रिकमेंड करती है कि किस किस तरह के नए नए प्रोविजंस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। देखो अगला प्रश्न है, प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन, मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो अभी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोगों का एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो एक्ट एंड पॉलिसी वाला जो पार्ट होगा बहुत अच्छे से तैयार होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं कि ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओ कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है, क्योंकि एक्ट एंड पॉलिसीज यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पूरी हमारी जो आज की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करें। तो देखिए क्या है प्रश्न, प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन अर्थात मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह संरक्षित क्षेत्रों में पादप एवं जंतु प्रजातियों के प्रबंधन एवं प्रभाविकता का आकलन करता है। दूसरा, यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण एवं भारत वन्यजीव संस्थान अर्थात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात की जा रही है, इसमें द्वारा आयोजित किया जाता है। तीसरा, इसमें संरक्षित क्षेत्र को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। अब आप बताइए कि प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब स्टेटमेंट पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तो क्या है ये प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन, इसमें संरक्षित क्षेत्रों में पादप और जंतु प्रजाति के प्रबंधन और प्रभाविकता का हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कितना इफेक्टिवली हो रहा है। ओके, और यह किसके द्वारा किया जाता है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ये किया जाता है। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ, क्योंकि इसमें लिखा है इसमें संरक्षित क्षेत्रों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। नहीं, इसमें 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। 4 श्रेणियां है, 4 कैटेगरीज है। कौन कौन सी है,
एक कैटेगरी होती है वेरी गुड की, दूसरी कैटेगरी है गुड की, तीसरी कैटेगरी फेयर और चौथी है पुअर। तो इस प्रकार से कैटेगरी दिया जाता है कि इनको संरक्षित क्षेत्र को वेरी गुड, गुड, फेयर और पुअर। आगे चलते हैं। ये देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस अधिनियम की उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51AG से हुई है। दूसरा, अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार या अधिकृत अन्य व्यक्ति अपराध के साक्ष्य के रूप में हवा, पानी, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर सकता है। तीसरा, यह अधिनियम खतरनाक पदार्थों के संबंध में विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। अब आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के संबंध में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आपने जरूर पढ़ा होगा EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, 2 भी करेक्ट और 3 भी करेक्ट। तो याद रखेंगे कि जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसकी उत्पत्ति हमारे संविधान के अनुच्छेद 48A और 51AG। देखो, इस तरह के अगर ये आर्टिकल आ रहे हैं ना, तभी आपकी अब ड्यूटी बनती है कि आप अपने जो बेयर एक्ट को उठाइए, वहाँ पे देखिए, या पॉलिटी की आप अपनी बुक उठाइए कि 48A में क्या प्रोविज़न है, 51AG क्या बोल रहा है। वैसे भी आपके DPSP और जो आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मैं ये कहूँगा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP को अगर आप अच्छे से याद करोगे तो UPSC में हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आता है। और बच्चे इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ना, आपकी उंगलियों पे रटे होने चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे 48A क्या है और 51AG क्या है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे ज़रूर बताओगे। ठीक है ना। दूसरा देखो, अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार या अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अपराध के अगर एविडेंसेस लेना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, हवा का, पानी का, सॉइल का या अन्य पदार्थों के नमूने को कलेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही कर सकता है, अधिनियम में प्रावधान है। तीसरा, यह अधिनियम खतरनाक पदार्थों के संबंध में जो स्पेशल प्रोसीजर्स को निर्धारित करता है। बिल्कुल सही है, ये तीनों प्रोविज़न एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के है। आगे चलते हैं। ये देखिए, एक और प्रश्न बनाया, क्योंकि ये जो अपने आप में ये अधिनियम में काफ़ी व्यापक है, बहुत सारे प्रोविजंस है। तो एक और प्रश्न है इसी अधिनियम पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में आम व्यक्ति भी न्यायालय में जा सकता है। दूसरा, अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, प्रक्रिया और विनियमन एवं उसे बंद करने के लिए प्राधिकृत करता है। आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्या होगा बताइए, ए, बी, सी या डी। और ये है ऑप्शन सी। मतलब ये दोनों ही प्रावधान है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध के संबंध में आम व्यक्ति भी न्यायालय में जा सकता है। दूसरा, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, प्रक्रिया, विनियमन और उसे बंद करने के लिए प्राधिकृत करता है। तो केंद्र सरकार को ये क्या करता है, ये अथॉरिटी देता है, प्राधिकृत करता है। ये बात हम याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जिसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह वन भूमि के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाता है। दूसरा, यह ग्रामीण एवं जनजातीय लोगों की ईंधन की लकड़ी, लघु वन उत्पाद और गैर इमारती लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करता है। आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के बारे में, जिसको जॉइंट फॉरेस्ट
मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है? क्या होगा सही उत्तर इसका? सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो शुरुआत की गई, देखो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय वन नीति, हमारी जो नेशनल राष्ट्रीय वन नीति 1988, आपने नाम सुना होगा, इसकी अनुरूप ही इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप की गई। और जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये हमारा, इसकी जो गाइडलाइन आई वो कब आई? गाइडलाइन आई 1990 में, ठीक है, क्योंकि इस जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप ही लेके आया गया, तो 2 साल बाद 1990 में इसकी गाइडलाइन आई। और इसमें क्या किया, जो राज्य वन विभाग, राज्यों के जो वन विभाग है प्लस जो स्थानीय समुदाय है, जो वन क्षेत्रों में रह रहे हैं स्थानीय समुदाय, इन दोनों को क्या, इसको वनों के प्रबंधन में शामिल किया गया। अब इसमें जो प्रोविज़न क्या किया गया मैं आपको बता देता हूं कि जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग वो सरकार को मदद करेंगे, वो सरकार की मदद करेंगे। किस में मदद करेंगे भाई? वनाग्नि को रोकने में, फॉरेस्ट फायर को रोकने में, दूसरा अवैध कटाई को रोकने में, वनों की अवैध कटाई ना हो, अवैध कटाई रोकने में मदद करते हैं। और साथ में क्या होता है, इमारती लकड़ी की बिक्री से जो प्राप्त रेवेन्यू होते हैं उसमें समुदाय को कुछ शेयर दिया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, किसके अनुरूप आया? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के ये अनुरूप आया है। ओके, तो इसकी गाइडलाइन कब आई? गाइडलाइन आई इसकी 1990 में। और इसमें स्थानीय लोगों जो क्या करते हैं, सरकार की मदद करते हैं वनाग्नि को रोकने में, फॉरेस्ट फायर, जो उसके साथ साथ जो वनों की अगर अवैध कटाई की जा रही है तो वो सरकार को इन्फॉर्म करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम 2000 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अधिनियम जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में भारत का एक प्रयास है। सेकंड स्टेटमेंट है, अधिनियम में पारिस्थितिक, प्रजातीय एवं आनुवांशिक जैव विविधता के संरक्षण को महत्व दिया गया। तीसरा, अधिनियम भारत में जैविक संसाधनों तक पहुंच को सुनिश्चित विनियमित करने के लिए एक त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान करता है। अब आपको बताना है कि जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसके बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए, ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है जैव विविधता अधिनियम के बारे में, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो पहले तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो अधिनियम है जैव विविधता पर जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है उसके जो 1992 है सीबीडी के उद्देश्य की प्राप्ति में भारत की एक पहल है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 में जैव विविधता पर आयोजित हुआ था उसके अनुरूप ही भारत का एक प्रयास है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। दूसरा, इस अधिनियम में किन किन जो विविधता को संरक्षण का महत्व दिया गया है? पारिस्थितिकी, प्रजातीय और आनुवांशिक, इन तीनों जैव विविधता को संरक्षण दिया गया। तीसरा, इसमें भारत में जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है। बिल्कुल है, वो त्रिस्तरीय संरचना क्या है अगर मैं आपको बताऊं? राष्ट्रीय स्तर पे है नेशनल, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है। उसके बाद स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और उसके बाद तीसरा स्तर क्या है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है।
जैव विविधता प्रबंधन समिति है, जिसको बोलेंगे हिंदी में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। कहाँ पे होती है? ये लोकल लेवल पे होती है। तो ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता अधिकरण है, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता अधिकरण है, और स्थानीय स्तर पर है जैव विविधता प्रबंधन कमेटी। आगे चलते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन आया, जैव विविधता अधिनियम 2002 के उद्देश्य निम्नलिखित कौन से है? मतलब क्यों लेके आया गया जैव विविधता अधिनियम 2002? पहला, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत विकास हेतु इस्तेमाल करना। तीसरा, आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का समतापूर्ण एवं न्यायोचित वितरण करना। अब आपको बताना है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मतलब जो इसके उद्देश्यों में क्या है, बेसिकली हम इस अधिनियम को क्यों लाए? क्योंकि हमें जैव विविधता का संरक्षण हमारा उद्देश्य था। दूसरा, जैव विविधता के जितने भी घटक है उनका इस्तेमाल करें, लेकिन सतत विकास। देखो ये बात समझने वाली है, प्रीलिम्स में अगर आ गया कि हमने जो जैव विविधता अधिनियम लेके आए उसके घटकों का हमें इस्तेमाल ही नहीं करना, नहीं, जैव विविधता के जितने भी कंपोनेंट है हम उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सतत विकास हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच लेके चलना है। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये आपको ज़रूर पता होगा। तीसरा, अब इसमें आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त जितने भी लाभ होंगे, मतलब अगर आपको जैव विविधता के आनुवांशिक जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके उपयोग से प्राप्त होने वाले जो भी लाभ है, उन लाभों का ऐसा नहीं करेंगे कि किसी सेंट्रलाइज उनका यूटिलाइजेशन हो, कोई एक वर्ग कोई एक क्लास ही उसका इस्तेमाल करे, नहीं, उसका जो इस्तेमाल होगा समतापूर्ण होगा और न्यायोचित वितरण होगा। समझ में आया? चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है ये, अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो सारे ही अधिनियम महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से आप पढ़ना। ये सारे अधिनियम बहुत अच्छे से डिटेल्ड में आपके तैयार होने चाहिए। एक क्वेश्चन डेफिनेटली प्रीलिम्स में आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देखते हैं क्या है इस अधिनियम के प्रावधान। यह बोल रहा है कि यह वन भूमि क्षेत्र में खेती के व्यक्तिगत अधिकारों को एवं साझा संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। दूसरा, यह स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण का प्रभावी उपकरण है। तीसरा, यह जैविक एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित परंपरागत ज्ञान को एवं बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अब आपको बताना है कि अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 के बारे में 1, 2, 3 इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही। तो ये जो वन भूमि क्षेत्र है उसमें खेती के जो इंडिविजुअल राइट्स है और जो साझा संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार है, कम्युनिटी राइट्स है, दोनों को ही क्या देता है, ये मान्यता देता है। और ये स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण का प्रभावी उपकरण है, बिल्कुल। और यह जैविक और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है और जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको भी क्या देता है, ये प्रोटेक्शन देने का इसका काम है। आगे चलते हैं। ये देखिए फिर से इसी अधिनियम पे एक और प्रश्न है, क्योंकि ये अधिनियम काफ़ी व्यापक है। तो देखिए फिर से, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 की प्रमुख विशेषताएं। देखो अब ये प्रश्न है विशेषताओं के बारे में, निम्नलिखित कौन सी है? पहला, अधिनियम की नोडल क्रियान्वयन एजेंसी जनजाति कार्य मंत्रालय है। दूसरा, अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत किसी भी व्यक्तिगत
और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और विस्तार, उनकी नेचर क्या होगी और एक्सटेंट क्या होगा, उसको निर्धारित करने के लिए जो प्राधिकृत है। तीसरा, अधिनियम में लघु वन उत्पादों को परिभाषित किया। अब आप बताइए कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 की इन तीनों में से विशेषताएं कौन कौन सी है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तो पहली बात याद रखेंगे, जो इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है नोडल, वो है जनजाति कार्य मंत्रालय। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर ग्राम पंचायत लिखा है और ये शक्ति जो ग्राम पंचायत को नहीं दी गई, अगर आपको याद हो तो ये शक्ति किसके पास है, ग्राम सभा को दी गई है। यहीं यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का अंतर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से पता होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। तीसरा, अधिनियम में लघु वन उत्पादों को परिभाषित किया गया है, बिल्कुल परिभाषित किया गया है। अब इस अधिनियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ और डिटेल में बताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ देखते जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहली बात उन लोगों की अधिकारों को मान्यता देता है। जो ये अधिनियम है किन लोगों के अधिकारों को मान्यता देता है, जो 13/12/2005 मतलब 13 दिसंबर 2005 से पहले उन लोगों की जिनके अधिकारों की बात की जा रही है, समझे ना, ये वन के संबंध में जो उनके प्राकृतिक अधिकार और उनके विस्तार की बात की जा रही है, तो क्या है, ये उनके अधिकारों को मान्यता देगा जो 13 दिसंबर 2005 से पहले उन लोगों की 3 पीढ़ियाँ, मतलब 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियाँ वहाँ निवास करती हो, उस वन क्षेत्र में वहाँ निवास करती हो। अब ये बात आई 3 पीढ़ियाँ, तो एक पीढ़ी का हम क्या ड्यूरेशन माने, तो जो एक पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी में 25 वर्ष को शामिल किया जाता है। तो बेसिकली क्या हो गया, अब किन लोगों के वन अधिकारों को की प्रकृति और विस्तार को निर्धारित किया जाएगा, जिनकी 3 पीढ़ियाँ का मतलब एक पीढ़ी 25 साल की है, तो 3 पीढ़ियों का मतलब हो गया 75 ईयर, मतलब पिछले 75 सालों से वहाँ पे वो रह रहे हो, कब से, 2005 से पहले, ठीक है। तो उन्हीं के अधिकारों को और उनके अधिकारों की प्रकृति और विस्तार को निर्धारित किया गया है। एक तो बात ये, और फिर दूसरा वन भूमि, अब कितनी वन भूमि, उसका साइज क्या होगा, तो वन भूमि पर अधिकारों की जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम सीमा वो कितनी निर्धारित की गई है, 4 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर भूमि ये निर्धारित की गई है, ठीक है। और ग्राम सभा हो गया। अब तीसरा है कि इसमें लघु वन उत्पादों को परिभाषित किया गया। तब मैं बता देता हूँ, जो इसमें माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर क्या आता है, बैम्बू आता है, ब्रुशवुड आती है, केन आता है, कोकून आता है, हनी, वैक्स, लाख, तेंदू की पत्तियाँ होती है, मेडिसिनल प्लांट्स है, बहुत सारी जड़ें है और हर्ब्स है, इसके अंदर उनको शामिल किया जाता है, लघु वन उत्पादों के अंतर्गत। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये नियम नगर निगम, जनगणना कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, हवाई अड्डों, बंदरगाह एवं तीर्थ स्थलों पर लागू होंगे। दूसरा, ठोस कचरा उत्पादन करने वालों को उपयोगकर्ता शुल्क अदा करना होगा जो कचरा एकत्र करने वालों को प्राप्त होगा। तीसरा, नियमों के समग्र क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया। अब आपको बताना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी,
मतलब ये तीनों ही प्रावधान इसके बारे में है कि ये नियम कहाँ लागू होंगे, नगर निगम पे, जनगणना कस्बों पे, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप पे, हवाई अड्डों पे, बंदरगाह, तीर्थ स्थलों पर लागू होंगे। दूसरा, ठोस कचरा उत्पादन करने वालों को उपयोगकर्ता शुल्क देना होगा, और वो किसको देंगे, जो इन कचरे को एकत्र करते हैं उनको। तीसरा, नियमों के समग्र क्रियान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय निगरानी समिति सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ठोस जो अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट के अंदर किसको शामिल किया जाएगा, प्लास्टिक को। उसके साथ प्लास्टिक वेस्ट होगा, उसमें बायोमेडिकल वेस्ट होगा, उसके साथ ही इसमें हैजार्डस वेस्ट होगा, इसी में ई वेस्ट भी शामिल होगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन विनिर्माण से और डेमोलिशन से उसके जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो प्लास्टिक वेस्ट आता है इसमें, बायोमेडिकल वेस्ट आएगा, हैजार्डस वेस्ट आएगा, ई वेस्ट आएगा, ई कचरा बोलते हैं जिसको, और कंस्ट्रक्शन से और डेमोलिशन का जो वेस्ट है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए फिर से इसी अधिनियम पे, क्योंकि काफ़ी व्यापक ये नियम है, एक और प्रश्न बनाया गया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सभी रेजिडेंट वेलफेयर या बाजार संघ जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, वे अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण, उनके परिवहन, भंडारण, परिष्करण एवं प्रबंधन का कार्य स्वयं करेंगे। दूसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, को अपने संपूर्ण क्षेत्र का, जितना उनके पास क्षेत्र है उसका 5% पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्चक्रीकरण के लिए रखना होगा। बताइए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के जो प्रावधान मैंने डिस्कस किए हैं वो सही है, 1 और 2 में से कौन सा सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अर्थात जो स्टेटमेंट जो 1 है वो रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 है वो सही है। अब एक रॉन्ग क्यों है, जो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि लिखा है कि सभी रेजिडेंट वेलफेयर और बाजार संघ जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है। नहीं, ये 2000 नहीं है, ये है 5000। बस ये बात हमें याद रखनी है। 5000 से अधिक होगा तब उनको क्या करना होगा कि वे अपशिष्ट का, पृथक्करण का, उसके संग्रहण का, परिवहन का, भंडारण का, परिष्करण का और प्रबंधन का कार्य वो स्वयं करेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वो अपने टोटल एरिया का 5% पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रीकरण के लिए रखेंगे। ये बात समझ में आई आपको। उसके साथ साथ जो इसमें प्रावधान किए गए हैं कि ऐसी बात, इसमें जो बात की गई है कि कचरा उठाने वालों को भी संगठित क्षेत्र में लाया जाए, एक बात ये याद रखेंगे। और इसमें कचरे की 3 श्रेणियों में जो पृथककृत किया गया है, कचरे की 3 श्रेणियां, वो कौन सी होगी, वेट, दूसरा ड्राई, और जो तीसरा है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। तो ये 3 श्रेणियां होगी, वेट हो गया, ड्राई हो गया, तीसरा डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट हो गया। ठीक है। अब इसका जो एक और प्रोविज़न है, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेटमेंट में तो पूछी नहीं जा सकती, मैं आपको बता देता हूँ 1-2 पॉइंट इसके बारे में। और इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। ये बात की गई है कि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाना, जो वेस्ट है, वेस्ट से ऊर्जा बनाने पर बात की गई। ठीक है। और उसके साथ साथ जो इसमें प्रोविज़न किया गया है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, किसमें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में। और वो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कितने टाइप का होगा, वेट होगा, उसकी जो श्रेणियाँ होगी ड्राई होगा, और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट होगा। और उसके साथ साथ मैंने क्या बताया था कि ठोस अपशिष्ट के प्रकार क्या है, प्लास्टिक वेस्ट होंगे, बायोमेडिकल वेस्ट होंगे, हैजार्डस वेस्ट होंगे, ई वेस्ट होंगे, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नियमों के अनुसार खतरनाक पदार्थों का धारक निवारण, न्यूनीकरण, निवारण का मतलब क्या होगा,
प्रिवेंशन, न्यूनीकरण का मतलब क्या होगा, मिनिमाइजेशन, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण, रिकवरी, उपयोग एवं सुरक्षित निस्तारण का अनुसरण करेगा। दूसरा, नियमों के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। अब आप बताइए कि खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो आपने सुना होगा, उसके बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और 2 भी। तो मतलब नियमों के अनुसार जो खतरनाक पदार्थों का धारक है, जो उनको जो धारण करता है, उसको उसके प्रिवेंशन के लिए, मिनिमाइजेशन के लिए, उसके पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण, रिकवरी, उपयोग और सुरक्षित निस्तारण का अनुसरण उसी को ही करना होगा। कौन? जो उसका धारक है। सेकंड, नियमों के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। बिल्कुल की गई है। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, खतरनाक और हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन और पारगमन गतिविधि संशोधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स सहित देश में ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात को प्रतिबंधित करता है। दूसरा, नियमों के अनुसार भारत में निर्मित जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान और भारत से इनके निर्यात, मतलब भारत में निर्मित और फिर भारत से इनके निर्यात में अगर किया जाता है उनको, उनमें खराबी पाए जाने पर निर्यात के 1 वर्ष के भीतर सामान का देश में आयात करना होगा। आपको बताना है कि खतरनाक या हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन पारगमन गतिविधि संशोधन नियम 2016 के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। सोच समझ के जवाब देना। देखो, कोई भी मैंने एक्ट को, रूल्स को, पॉलिसी को छोड़ने मतलब नहीं छोड़ा है, कोशिश की है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करूं ताकि आपको एग्ज़ाम में याद आए, यार हाँ हमने हर एक्ट के, हर पॉलिसी, हर रूल्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है। बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और जो सेकंड है वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना कि ये नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जो सिर्फ किसके लिए, निर्यात को ही समर्पित ऐसी यूनिट्स है, उनके सहित देश में ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात को, एक तो हम उनके क्या कर रहे हैं, आयात को प्रतिबंधित कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे प्रबंधन और पारगमन गतिविधि। ठीक। दूसरा, नियमों के अनुसार भारत में निर्मित जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है और भारत से इनके निर्यात में, मतलब हमने भारत में बनाया फिर इंडिया से इनको एक्सपोर्ट किया, अगर उसमें खराबी पाई गई उस सामान में, तो 1 वर्ष के अंदर जो निर्यात किया गया सामान था, वो निर्यात के 1 वर्ष के अंदर सामान को हमें देश में वापस बुलाना पड़ेगा, आयात करना होगा, ताकि उसमें, क्योंकि उसमें खराबी निकल गई है, तो ये प्रावधान उसमें किए गए हैं। मैं इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ कि जिन उद्योगों को जल अधिनियम 1974, ठीक है, जो हमारा वाटर एक्ट है, जल अधिनियम 1974, दूसरा हमारा वायु अधिनियम है, एयर एक्ट है 1981, मतलब जिन भी उद्योगों को जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 के तहत सहमति की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की, कि उनको सहमति लेनी पड़ेगी, उन्हें हानिकारक और अपशिष्ट प्रबंधन एवं पारगमन गतिविधि नियम 2000 जो 16 लाए गए हैं, उसके तहत प्राधिकरण की आवश्यकता से क्या होगा, छूट मिली है। मतलब ऑलरेडी जिनको वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 से जिन उद्यमों को छूट मिली हुई है, उन्हें खतरनाक हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन और पारगमन गतिविधि संशोधन नियम जो 2016 लाया गया, उसमें भी उन्हें प्राधिकरण की, किसी भी प्राधिकरण की आवश्यकता से उनको क्या है, छूट मिली हुई है। आगे चलते हैं। ये देखिए, निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बड़े उत्पादक को, जो बड़े प्रोड्यूसर है, जो किसी प्रोजेक्ट में प्रतिदिन 20 टन से अधिक या प्रति माह 500 टन से अधिक कचरा उत्पादित करते हैं, उन्हें परियोजना से पूर्व स्थायी अधिकरण से अनुमति लेनी होगी। समझ गए ना, एक बड़े प्रोड्यूसर जो किसी भी प्रोजेक्ट में कितना
20 टन से अधिक या प्रति माह 500 टन से अधिक कचरा उत्पादित कर रहे हैं, उनको ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने से पहले स्थानीय अधिकरण से अनुमति लेनी होगी। दूसरा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को इन नियमों के अधिसूचना के 18 महीने के भीतर प्रसंस्करण एवं निपटान सुविधाओं को क्या करना होगा, शुरू करना होगा। अर्थात जो उनकी प्रोसेसिंग है और जो उनके निपटान की जो सुविधाएं है, फैसिलिटी है, उनको क्या करना होगा, शुरू करना होगा। अब आप बताइए कि निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हुआ और 2 करेक्ट हुआ। पहला रॉन्ग क्यों हुआ, इसमें देखो लिखा है बड़े उत्पादक जो प्रोजेक्ट में, किसी प्रोजेक्ट में प्रतिदिन 20 टन से अधिक, बिल्कुल सही है यहाँ तक। जो ये प्रति माह है ना, ये 500 टन नहीं है, ये 300 टन है। और प्रति माह 300 टन से अधिक कचरे का अगर वो उत्पादन कर रहे हैं तो उनको अपनी ऐसी किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले स्थानीय अधिकरण से अनुमति लेनी होगी। दूसरा कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को इन नियमों के अधिसूचना के 18 महीने के भीतर जो प्रोसेसिंग का और उनके जो निपटान की जो सुविधाएं हैं उनको इस्टेब्लिश करना होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए तो 18 महीने के भीतर इसको शुरू करना होगा, लेकिन जो उसके साथ साथ 5 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहर है उनको 2 वर्ष के भीतर अर्थात 24 महीने, और उसके बाद जो 5 लाख से कम है, जिनकी आबादी 5 लाख से कम, तो उनको कितनी समय में, उनको 3 वर्ष के भीतर क्या होगा, जो उनके प्रोसेसिंग का और उनके जो निपटान की जो फैसिलिटी है उसको क्या करनी होगी, शुरू करनी होगी। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है। बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन नियमों के अनुसार अपशिष्ट को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाना आवश्यक है। दूसरा, यह जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रभावी निपटान के लिए बार कोड प्रणाली का प्रावधान करता है। तीसरा, नियमों के तहत राज्य सरकार जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान और उनके ट्रीटमेंट के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। बताइए कि बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बारे में तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। 3 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, 2 भी करेक्ट और 3 भी करेक्ट। तो 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, वो श्रेणियां कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। येलो, दूसरा रेड, तीसरा एक ब्लू है और चौथा वाइट। तो ये 4 श्रेणियां हैं, और इनके जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के उनके प्रभावी निपटान के लिए देखो याद रखना यहाँ बार कोड प्रणाली का प्रोविजन किया गया है। तीसरा, नियमों के तहत राज्य सरकार जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान और उनके ट्रीटमेंट के लिए भूमि अवेलेबल कराएगी, ये बात भी सही है। आगे चलते हैं, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन। देखो पहला तो अपशिष्ट प्रबंधन था, अब इसमें संशोधन भी हुआ था 2018 में। तो संशोधन वाला क्या प्रोविज़न है, क्योंकि संशोधन वाले जो प्रोविजंस है उनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखिए क्या है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नियम क्लोरीनीकृत प्लास्टिक बैग, जिसमें ब्लड बैग को छोड़कर, एवं ग्लोव्स को 27 मार्च 2019 तक चरणबद्ध तरीके से बाहर करने का प्रावधान करते हैं। दूसरा, सभी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को 2 वर्ष के भीतर अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। तीसरा, साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान और उपचार केंद्रों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार बार कोडिंग और दूसरा जीपीएस प्रणाली लगानी होगी। अब आप बताइए कि जो बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन जो अमेंडमेंट रूल्स 2018 आए हैं उनके बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है।
देखो यहाँ मैंने जो मेन प्रोविजंस थे उसको तीनों को स्टेटमेंट बना के आपके सामने रखा है ताकि आपको ये याद रहे। तो याद रखेंगे कि जो यह नियम है क्लोरीनीकृत प्लास्टिक बैग है जिसमें ब्लड बैग्स को छोड़कर ग्लोव्स को 27 मार्च 2019 तक इन्होंने बोला है कि चरणबद्ध तरीके से बाहर करने का इनके अंदर प्रोविज़न है। उसके बाद सभी स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को 2 वर्ष के भीतर अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करानी पड़ेगी। क्या उन्होंने एनुअल रिपोर्ट देंगे कि जो बायोमेडिकल अपशिष्ट था उसको मैनेजमेंट करने, किस तरह से मैनेजमेंट किया उसकी प्रॉपर वो अपनी रिपोर्ट डालेंगे किस पे, अपनी वेबसाइट के। ठीक है। तीसरा, साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान और उपचार केंद्र को जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार ही क्या बार कोडिंग और जीपीएस प्रणाली लगानी होगी। तो यहाँ जीपीएस प्रणाली, बार कोडिंग तो ऑलरेडी थी, इसमें जीपीएस प्रणाली का भी इसमें प्रावधान किया गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है ई कचरा ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, नियम में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जिसको हम क्या बोलेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उत्पादों को ई कचरा एकत्र करने एवं इसके आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है। दूसरा, नियम के तहत एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम को समाप्त किया गया। तीसरा, नियमों के अंतर्गत विनिर्माताओं जो डीलर्स है एवं उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों को हितधारकों के रूप में शामिल किया गया है। अब आपको बताना है कि ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के बारे में कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे जो उत्पाद लिखा है ना स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट, इसके उत्पाद की जगह ये उत्पादक है, यहाँ थोड़ा याद रखना उत्पादक हो। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो पहला नियम जो ये नियम आए हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट के, इनमें बोला गया कि जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत जो उत्पादक है, जो उनके ई वेस्ट के उत्पादक ही है, उनको ई कचरा को एकत्र करने और इसके आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। किसको, उत्पादकों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है। दूसरा, इसमें इन नियमों के तहत डिपॉजिट रिफंड स्कीम को समाप्त किया गया। नहीं, ये डिपॉजिट रिफंड स्कीम को समाप्त नहीं किया गया बल्कि शुरू किया गया। तो ये शुरू की गई। तीसरा, नियमों के अंतर्गत विनिर्माताओं डीलर्स उत्पादक उत्तरदायित्व जो संगठनों को हितधारकों के रूप में शामिल किया गया। अगर उसमें बताया जाए कि हितधारक कौन है, स्टेक होल्डर कौन है, तो स्टेक होल्डर के रूप में किनको शामिल किया गया, जो उनके मैन्युफैक्चरर है ई वेस्ट के, जो उनके डीलर्स है उनको, और जो उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन है, ठीक है, उनको इसके लिए हितधारक स्टेक होल्डर के रूप में इन नियमों में शामिल किया गया। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और प्रावधान बता देता हूं, जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ को ऑर्फन प्रोडक्ट है, मतलब कुछ इधर उधर पड़े हुए कचरे के रूप में होंगे ना, तो उसके लिए किनको जिम्मेदार ठहराया गया, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है हमारी यूएलबीज़ है, उनको ऑर्फन प्रोडक्ट्स जितने भी इधर उधर पड़े हुए प्रोडक्ट है ई वेस्ट है उनके कलेक्शन के लिए और उनको चैनलाइज करने के लिए, मतलब ऑर्फन प्रोडक्ट्स को किसके लिए, उनका कलेक्शन, उनको एकत्रीकरण का काम करेंगे और उसके साथ साथ ही क्या करेंगे, उनको चैनलाइजेशन का। ये काम किसका है, ये यूएलबी का रहेगा। मतलब बेसिकली तो हमने किसको बनाया, ईपीआर लेके आए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली उन्हीं का ही है सारी जिम्मेदारी। और स्टेक होल्डर्स में हमने मैन्युफैक्चरर को, डीलर्स को और जो प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको हमने स्टेक होल्डर बनाया। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ प्रोडक्ट्स हमारे वेस्ट है, जो ई वेस्ट है, वो पड़े हैं, तो उनके कलेक्शन का और उनको चैनलाइज करने का काम किसका है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का काम रहेगा। आगे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2018। देखो 16 तो हमने देख लिया, अब उसमें संशोधन कब किया गया, 2018 में। तो ये जानना जरूरी है 18 में ऐसे क्या नए प्रोविजंस आए। तो देखिए
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विभिन्न चरणों में ई कचरे का संग्रहण करने का लक्ष्य 2017-18 के दौरान उत्पन्न कचरे के वजन का 10% होगा, जो 2023 तक प्रति वर्ष 20% बढ़ता जाएगा। मतलब जो कचरा उत्पादन हो रहा है विभिन्न चरणों में और उसके संग्रहण का लक्ष्य क्या रहेगा ई वेस्ट के, कि 2017 के 18 के दौरान उत्पन्न कचरे का जितना वजन होगा, 17-18 में जितना कचरा हुआ उसके वजन का 10% होगा और उसके बाद 2023 तक इसको हर साल कितना % बढ़ाया जाएगा, 20% बढ़ाया जाएगा। दूसरा, ई कचरे के उत्पादों की औसत आयु समय समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके द्वारा एवरेज एज को डिसाइड किया जाएगा। तीसरा, हानिकारक पदार्थों से संबंधित व्यवस्था जिसको रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस ROHS बोला जाता है, रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस के तहत उत्पादों की जांच का खर्च सरकार वहन करेगी। अब आप बताइए कि ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मतलब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हुआ, स्टेटमेंट 2 एंड जो 3 है वो क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो पहला क्यों गलत है देखते हैं। इसमें लिखा है ई कचरा का संग्रहण लक्ष्य 2017-18 के दौरान जो कचरा उत्पन्न हुआ है उसके वजन का 10% होगा, जो 2023 तक 20% तक बढ़ता जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि ये 10% तक बढ़ता जाएगा। हर साल कितना % बढ़ेगा 2023 तक, 10% बढ़ेगा, ना कि 20%। ठीक है। अब उसके बाद ई कचरे के उत्पादों की औसत आयु, भाई कोई भी ई वेस्ट होगा उसकी एवरेज एज तो डिसाइड करेगा ना यार, ये प्रोडक्ट है ई वेस्ट है, भाई इसकी एवरेज लाइफ इतनी है, 5 साल है, 7 साल है, 2 साल है। कौन डिसाइड करेगा, वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्धारित करेगा किसी भी ई वेस्ट का। ठीक है, उसकी जो एवरेज एज है। तीसरा, हानिकारक पदार्थों से संबंधित व्यवस्था जिसको ROHS बोलता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ, रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस है, उसके तहत उत्पादों की जांच का खर्च कौन वहन करेगी, सरकार वहन करेगी। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये बोलता रहा हूँ वैसे तो सरकार वहन करेगी, लेकिन अगर ROHS के अनुरूप कोई प्रोडक्ट नहीं पाया गया, ठीक है भैया, अगर ROHS के अनुरूप कोई प्रोडक्ट है तो उसका खर्चा सरकार वहन कर रही है। अगर उसके अनुरूप नहीं है तब उसका जो खर्च कौन वहन करेगा, अनुरूप न होने पर, अनुरूप न होने पर जो इसको वहन करने का काम किसका है, जो उसका उत्पादक है उस कचरे का, तब ये खर्चा कौन वहन करेगा, उत्पादक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, अब प्लास्टिक के अपशिष्ट की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नियमों के अंतर्गत प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 100 माइक्रोन की गई। दूसरा, नियमों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। तीसरा, नियमों के अधीन प्रथम बार उत्पादकों एवं ब्रांड मालिकों को उनके उत्पादों के अपशिष्टों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में जो नियम आए हैं 2016, वो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट उनके बारे में सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, मतलब स्टेटमेंट केवल जो थर्ड सही है, पहला और दूसरा गलत है। अब देखते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में, कचरे के बारे में पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। इसमें बोला है कि नियमों के अंतर्गत प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 100 माइक्रोन की गई। नहीं, ये 40 से बढ़ाकर कितनी की गई है, 50 माइक्रोन की गई है, ना कि 100, इसलिए गलत। सेकंड में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम से बाहर रखा गया है। नहीं, देखो कुछ स्टेटमेंट कॉमन सेंस जैसे होते हैं। क्या अगर आप सोचो कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता, वहाँ पे प्लास्टिक कचरा नहीं होता होगा, होता होगा, तब ग्रामीण क्षेत्रों को हम बाहर क्यों रखेंगे। समझ गए ना, ये कॉमन सेंस से भी आप सेकंड स्टेटमेंट को क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे। तीसरा, नियमों के अधीन प्रथम बार उत्पादक है जो
किसके? प्लास्टिक के, और उनके ब्रांड मालिकों को उनके उत्पादों के अपशिष्टों के संग्रहण के लिए क्या उत्तरदायी ठहराया गया है? बिल्कुल सही है, ये प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, देखो 2016 के नियम थे, उनमें 2018 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया देखते हैं। के विषय में निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इन नियमों के अनुसार ऐसे बहुपरतीय प्लास्टिक अर्थात मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो गैर पुनर्चक्रणीय है या गैर ऊर्जा पुनः प्राप्य है या बिना किसी वैकल्पिक उपयोग के है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। दूसरा, उत्पादकों एवं ब्रांड मालिकों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली निर्धारित की गई है। आपको बताना है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखो, ध्यान से देखेंगे दोनों स्टेटमेंट को, क्योंकि अमेंडमेंट रूल से क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। तो प्लास्टिक कचरे का जो अमेंडमेंट रूल है 2018, उसके इन दोनों स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है, इसने लिखा है कि इन नियमों के अनुसार ऐसे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जिनको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता या जिनसे कोई हम एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते या जिनका कोई अन्य वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूज़ है ही नहीं, मतलब कुछ प्लास्टिक तो ऐसे होंगे ना जिनको बार बार रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते होंगे, या किसी से हम एनर्जी को क्या जनरेट कर सकते होंगे, या किसी का हम कुछ अन्य उपयोग कर सकते होंगे। चलो वो तो ठीक रखेंगे, उनको तो हम इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन जिनको ना तो रिसाइकिल किया जा सकता, कोई एनर्जी नहीं उनसे प्राप्त की जा सकती, या उनका कोई अल्टरनेटिव उपयोग नहीं है, तब हम क्या करेंगे? फेज्ड आउट कर देंगे, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उनके इस्तेमाल को हम बाहर कर देंगे, उनको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। सेकंड, अब जो उत्पादक और ब्रांड मालिकों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली निर्धारित की गई है, ये प्रावधान, और ये जो केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली है इसको कौन निर्धारित करेगा? तो ये CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली तैयार की जाएगी। ये पूरी प्रणाली कौन तैयार करेगा? CPCB। ठीक है, और ये CPCB है क्या? मैं बहुत जल्द इसके ऊपर एक MCQ लेके आऊँगा कि CPCB है क्या, ये क्या काम करती है, पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। ये देखिए, आर्द्र भूमिया संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इन नियमों में आर्द्र भूमियों के स्थानीय स्तर पर प्रबंधन में राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई। दूसरा, नियमों के तहत राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कमेटी का प्रावधान है जिसकी भूमिका केवल सलाहकारी होगी। तीसरा, इन नियमों के अनुसार आर्द्र भूमियों की परिभाषा में नदी चैनल, चावल के खेतों तथा मानव निर्मित जल निकायों को भी शामिल किया गया। आपको बताना है कि आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2017 के बारे में कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो 3 है वो रॉन्ग है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। नियमों में आर्द्र भूमियों के स्थानीय स्तर पर प्रबंधन में राज्य सरकारों को शक्ति दी गई है। बिल्कुल दी गई है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि जो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम है, इससे पहले 2010 थे, जिनको रिप्लेस किसने किया? 2017 वालों ने। ये बात महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरा, इसमें शक्ति के विकेंद्रीकरण की अप्रोच को हमने अपनाया। विकेंद्रीकरण का मतलब राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों को हमने क्या किया है? शक्तियाँ ट्रांसफ़र की है। तो बिल्कुल विकेंद्रीकरण की अगर हमने अप्रोच अपनाई है तो उस विकेंद्रीकरण की अप्रोच में क्या होगा? राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई है। बिल्कुल। चलो, उसके बाद तब केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां रहेगी? केंद्र सरकार काम करेगी मॉनिटरिंग का। मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा? सेंटर। ठीक। दूसरा, अब इसमें नियमों के तहत राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कमेटी का प्रावधान है जिसकी भूमिका केवल सलाहकारी होगी। बिल्कुल सही होगी। उसके साथ साथ इन नियमों के अनुसार आर्द्र भूमि की परिभाषा में नदी, चैनल, चावल के खेतों, मानव निर्मित जल निकायों को शामिल किया गया है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो ये नवीन नियम आए हैं, इनके तहत जो नेशनल वेटलैंड कमेटी है, उसने नेशनल वेटलैंड जो कमेटी है, ये वाली जो हमारी ये है,
इसने पहले एक हमारी दूसरी एक अथॉरिटी थी उसको रिप्लेस किया, जिसका नाम है, मैं बता देता हूँ, CWRA को रिप्लेस किया है नेशनल वेटलैंड कमेटी ने, NWC ने CWRA को। और ये CWRA का नाम क्या था? सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको रिप्लेस किया है किसने? नेशनल वेटलैंड कमेटी ने। देखो ये याद रखना है इस तरह की चीज़ें हमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, तटीय विनियम क्षेत्र CRZ 2019 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, CRZ 2019 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन अधिसूचित किया गया। दूसरा, इन नियमों में CRZ 3 के लिए 2 अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई। तीसरा, नियमों में विभिन्न परियोजनाओं के अनुमोदन की शक्ति राज्यों के स्तर पर प्रदान की गई है। आपको बताना है कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 के जो नियम हैं उनके बारे में 1, 2, 3 इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट 1 गलत, 2 और 3 सही। पहला क्यों गलत है? इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अधीन अधिसूचित किया गया? नहीं, इनको जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उनके तहत इनको अधिसूचित किया गया। दूसरा, CRZ के लिए 2 अलग श्रेणियां निर्धारित की है? बिल्कुल, बेसिकली मैं बता देता हूँ, CRZ की बेसिकली 4 कैटेगरी है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जो इसमें 3 की 2 कैटेगरी है, A और B, तो बिल्कुल सही हुआ। 2 श्रेणियां निर्धारित की गई, बिल्कुल। अब नियमों में विभिन्न परियोजनाओं के अनुमोदन की जो शक्ति है वो राज्यों के स्तर पर प्रदान की गई है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो CRZ 2 और 3 है, CRZ 2 और 3 से जुड़ी हुई जो भी क्या होगी परियोजनाएं होगी, उनकी अनुमति स्टेट लेवल राज्य सरकारों के पास है। और जो CRZ 1 और CRZ 4 है, ये किसके पास है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखी गई। और जो 2 और 3 से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की शक्तियां किसके पास है? स्टेट लेवल पर राज्य सरकारों को दी गई है इसमें। तो इसलिए हमारा जो 2nd स्टेटमेंट और 3rd स्टेटमेंट दोनों ही सही हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जो आज हमने एनवायरमेंटल एक्ट एंड पॉलिसीज़ पे कुछ MCQ की सीरीज़ बनाई थी, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस किए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ये आपको प्रीलिम्स में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं, अगर आप लोगों के सारे जो मैंने एक्ट, पॉलिसीज़ और रूल्स मैंने चर्चा किए हैं, जो 1972 से लेके अभी 2019 तक हमने जो तटीय विनियमन क्षेत्र 2019 को डिस्कस किया, अगर आपको लग रहा है कि ये सारे एक्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं और हर एक एक्ट पे कोई छोटी छोटी 5 से 10 मिनट की वीडियोस बनाई जाए और आपको डाउट्स हैं, अगर आपको बहुत बड़ी संख्या में अगर आप मैसेज करके बताओगे कि हाँ सर हमें चाहिए इन पे 5-5, 10-10 मिनट में सारे एक्ट एंड पॉलिसीज़ एक एक करके कवर करा दीजिए, तो डेफिनेटली उस पर विचार किया जाएगा। अगर आपके वो सही है, अगर आपको लगता है आपने वो सारी चीज़ें तैयार की है, क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब बहुत अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सारे एक्ट, पॉलिसीज़ और रूल्स आपके तैयार नहीं हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप लिख के पूछोगे, कहोगे कि सर हाँ बनाइए इस पर वीडियोस, तो डेफिनेटली इस पर विचार किया जाएगा। ओके, गुड लक। निर्माण है इसकी इस MCQ की सीरीज़ में आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए और इसको देखा। तो ये सीरीज़ आज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।